नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली है रोड मैप फॉर इंडिया बांग्लादेश फ्यूचर। आपको पता है 26 मार्च को बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, जो कि 26 मार्च को ही 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 खत्म हुआ था। तो जब नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश में ढाका पहुंचे तो सबसे पहले वो गए ढाका नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल और वहां पे जाके उन शहीदों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी जिन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जंग लड़ी। और आपको बता दूं कि लगभग 4000 सैनिक इंडिया के भी यहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है, ये जो वॉर है और ये जो लिबरेशन का मूवमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक लास्टिंग लेगेसी है, साउथ एशिया में बहुत लंबे समय तक इसको याद किया जाएगा। मोदी जी इस मेमोरियल पे पहुंचने से पहले ऑब्वियस सी बात है ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे। वहां पे इनको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिसीव किया। मोदी जी ने एक अर्जुन प्लांट की सैपलिंग भी लगाई मेमोरियल ग्राउंड्स पे, जो कि याद करेगी इन शहीदों को जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्ट लिया था। अभी इस पर्टिकुलर विजिट में एक और न्यूज की तरफ ध्यान जा रहा है कि जब ढाका गए प्रधानमंत्री जी तो वो जिस एयरक्राफ्ट का इन्होंने यूज किया वो था बोइंग 777 एयरक्राफ्ट। ये जो बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VTALW। इसको बोइंग ने भारत सरकार को दिया अक्टूबर लास्ट ईयर में। इसको AI-1 भी बोला गया है, एयर इंडिया 1 भी बोला गया है। एक और ऐसा ही बोइंग से एयरक्राफ्ट लिया है इंडिया ने जिसका नाम है VTALV। ये जो दो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है ये भी न्यूज में है। इसकी बाकी पॉइंट्स को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि कल ही विनीत सर ने PM विजिट टू बांग्लादेश के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। ये उसका थंबनेल है, आप जाके कल के ही या फिर मेरे लेटेस्ट वीडियो के सेक्शंस में जाइए या फिर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहां पे मैंने इसका लिंक भी शेयर किया है। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख लीजिए। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की जो भी रिलेशंस रहे पास्ट के उसके बारे में यहाँ पे विनीत सर ने बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई हैं, तो आप जाके देख सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे सेंटर टेल वेलफेयर बोर्ड्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट आइटम। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये वेलफेयर बोर्ड का कंसेप्ट क्या है। देखिए, किसी भी राज्य में जब वहां पे कोई पब्लिक बिल्डिंग बनती है या फिर कोई प्राइवेट बिल्डिंग बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट टेकअप होता है, कोई सरकारी बिल्डिंग या प्राइवेट बिल्डिंग बनाई जाती है, तो जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1% एज कंस्ट्रक्शन सेस इकट्ठा किया जाता है। और उस 1% सेस का जो पैसा होता है वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड को दे दिया जाता है। और वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड उस पैसे का प्रयोग करके बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसको BOCW भी बोला जाता है, इनके वेलफेयर के लिए खत्म करेगा। तो समझिए, कोई भी स्टेट में पब्लिक बिल्डिंग बनी या प्राइवेट बिल्डिंग बनी, उसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका 1% सेस कलेक्ट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा और राज्य सरकार उस पैसे को स्टेट वेलफेयर बोर्ड को दे देगी और स्टेट वेलफेयर बोर्ड उस पैसे को उन बिल्डिंग्स में बनने वाले बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए प्रयोग करेगा। अभी रिसेंटली ये देखा गया कि बहुत से स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स इस पैसे का इस्तेमाल करके वर्कर्स के बीच में चीजें बांट रहे हैं, जैसे कि कंबल बांटे जा रहे हैं, लैंप बांटी जा रही है, अम्ब्रेला छाते बांटे जा रहे हैं, साइकिल बांटे जा रही है, बर्तन बांटे जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है इन स्टेट्स को कि आप हाउस होल्ड और दूसरे आर्टिकल्स बांटो मत वर्कर्स को। इन सेस के अंदर जो पैसा आ रहा है ये आप सीधे सीधे इन वर्कर्स के बैंक अकाउंट में एज मॉनेटरी असिस्टेंस सबमिट कर लीजिए। मतलब यहां पे केंद्र सरकार का क्या व्यू पॉइंट है कि भाई जो पैसा इनके वेलफेयर के लिए आया है वो आप इनके अकाउंट में सबमिट कर दो। उसके बाद ये वर्कर्स अपना देखेंगे कि वो उस पैसे को किस हिसाब से खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट को इशू करते हुए स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया है कि भैया आप इस स्टेट वेलफेयर बोर्ड के अंदर ये जो सेस, कंस्ट्रक्शन सेस के थ्रू जो 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, इसको यूज करके आर्टिकल्स मत डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, ये आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। आप इससे कुछ टेंजिबल वेलफेयर मेजर लेके आओ। आप इन वर्कर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, डिसेबिलिटी प्रोवाइड करो, डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करो, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, इनका अकाउंट में पैसा डालो, ये करो। इनको बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो। बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड का मतलब क्या होता है कि आपने थोड़ा पैसा दे दिया या फिर आपने कोई चीज खरीद के दे दी। अब होता यह है, केंद्र की सरकार बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड को देने से मना क्यों करती है? इसलिए मना करती है क्योंकि इसमें करप्शन बढ़ता है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पैसों को खरीद के
लोगों के बीच में सामान बांटेगा तो कहीं ना इस खरीद फरोख्त में वो करप्शन करेगा। तो इसी करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीधे सीधे पैसे को उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात की जा रही केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि बीच का जो सप्लाई साइड करप्शन है ये एलिमिनेट हो जाए। बट एट द सेम टाइम बेनिफिट्स इन कैश और बेनिफिट्स इन काइंड, इन कैश मतलब पैसा सीधे बांट दिया, इन काइंड मतलब आप कह सकते हो कि कुछ सामान वगैरह बांट दिया, ठीक है। तो बेनिफिट्स इन काइंड में आपका कैश इन काइंड और आर्टिकल इन काइंड दोनों आता है। बेनिफिट्स इन काइंड में आप पैसा बांट दो चाहे सामान बांट दो, दोनों आता है। कैश इन काइंड मतलब सीधे कैश बांट दिया, आर्टिकल्स इन काइंड मतलब आपने सामान बांट दिया। इन सामानों को बेनिफिट्स इन काइंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे फ्लड आया हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, एपिडेमिक हो, नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, उस समय पे आप बेनिफिट्स को सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो जो खर्चा करना होगा कर लेंगे। अब इसके लिए एक्ट क्या है? बेसिकली एक एक्ट लाया गया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर एक्ट 1996। ये एक्ट क्यों लाया गया है? ताकि एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ दीज वर्कर्स, वो वर्कर्स जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, इनके लिए वेलफेयर मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके लिए जो राज्य की सरकारें होती हैं वो इस एक्ट के अंदर स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनाती हैं, और ये स्टेट वेलफेयर बोर्ड को ये मैंडेट दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1% सेस इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को वेलफेयर फंड में डाला जाता है, और उस वेलफेयर फंड के पैसे का प्रयोग करके ये जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स हैं ये इन वर्कर्स के लिए काम कर सकती हैं। सेस क्या होता है? तो सेस एक प्रकार का आप कह सकते हो टैक्स है, जो कि टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगाया जा सकता है। सेस की जो कमाई होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब आप यहाँ पे देखो, सेस के बारे में अगर आपको जानना है, सरचार्ज के बारे में अगर आपको जानना है, रिजर्व फंड्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो जाके। यहाँ पे मैंने सेस और सरचार्ज के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है, आपको सेस कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई ये जो सेस है ये तो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है। देखिए, लेजिस्लेशन के थ्रू केंद्र की सरकार राज्य सरकार को भी ये ताकत दे सकती है कि लिमिटेड प्रकार से वो सेस लगा सकते हैं। ये केंद्र की सरकार पे डिपेंडेंट करता है कि क्या वो एक राज्य सरकार को ताकत देना चाहती है सेस लगाने की, ठीक है भाई। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में, जो 1% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एज अ सेस वसूल करने की, ये केंद्र सरकार ने ही ताकत दी है राज्य सरकारों को। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन वीडियोस आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए और मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 28th हुनर हाट ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। हुनर हाट का 28वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गोवा में। कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? काला एकेडमी जो है पणजी गोवा में, वो ऑर्गेनाइज करवा रही है। और इस हुनर हाट में अलग अलग स्टेट्स के लोग अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे, अलग अलग आर्टिस्ट क्राफ्ट्समैन अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे गोवा में। ये जो हुनर हाट है 26 मार्च को शुरू होगी और 4 अप्रैल 2021 को खत्म होगी। इसकी जो थीम है वोकल फॉर लोकल। इस हुनर हाट को ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करवा रही। इसमें 500 आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर आप देखो आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन कहां से आने वाले हैं इस गोवा वाली हुनर हाट में, तो भाई आसाम से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, गोवा से, बिहार से, चंडीगढ़ से, झारखंड से, गुजरात से, कर्नाटका से, मणिपुर से, मेघालय से, मध्य प्रदेश से। आप समझिए बात को दोस्तों, ये हुनर हाट समय समय पे होती ही रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाली जो गोवा वाली हुनर हाट है 26 मार्च से 4 अप्रैल कहाँ पे होगी? गोवा में होगी। फिर उसके बाद देहरादून में होगी 16 अप्रैल से 25 अप्रैल, सूरत में होगी 26 अप्रैल से 5 मई, उसके बाद मुंबई, कोटा, हैदराबाद, पटना, जयपुर, प्रयागराज, गुवाहाटी, रांची में भी होगी। अब आप सोचोगे कि इतनी जगहों पर कराने की क्या जरूरत है? तो ऑब्वियस ही बात है, गोवा की हुनर हाट में वो लोग आएंगे जो गोवा के आसपास के इलाके में, उसी प्रकार से देहरादून की हुनर हाट में वो लोग आएंगे जो देहरादून के आसपास के इलाके से। तो जितनी ज्यादा आप हुनर हाट कराओगे और देश की जितने अलग अलग जगहों पे कराओगे,
उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा उन जगहों के आसपास के हुनर हाट वाले लोगों को आके अपना टैलेंट दिखाने का। जैसे गोवा वाली हुनर हाट में बिद्री वेयर, कलमकारी, मधुबनी, उदयगुरी वुडन कटलरी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम केन बैम्बू जूट, तसार सिल्क, मूगा सिल्क, मार्बल प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, ब्लैक पॉटरी, हैंडलूम, इन सबको डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, हुनर हाट जैसा कि मैंने बताया इंडिया में बहुत जगह पे आप कह सकते हो कंडक्ट करवाई जाती है। इससे इनकरेज मिलता है लगभग 5.5 लाख उन आर्टिस्ट को, उन क्राफ्ट्समैन को जिनको ये हुनर हाट्स एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुल मिला के बेसिकली माइनॉरिटी, ये जो हुनर हाट वाली स्कीम है वो माइनॉरिटी को टारगेट करके लेके आई गई थी। हालांकि सिर्फ माइनॉरिटीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आर्टिस्ट हो आप, क्राफ्ट्समैन हो, हैंडीक्राफ्ट्स अच्छे अच्छे बनाते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट्स बना के आके हुनर हाट में आराम से बेच सकते हो। सरकार के साथ अपने आप को हुनर हाट के अंदर रजिस्टर करवाना काफ़ी आसान है। ऑब्वियसली बात है, आपके प्रोडक्ट्स तभी खरीदे जाएंगे जब लोगों को वो पसंद आएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस टू यूएन पीस कीपर्स। इंडिया ने डिसाइड किया कि 2 लाख डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की इंडिया गिफ्ट की तरह देगा किसको, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स को 27 मार्च को, और फिर इन डोजेस को पीस कीपिंग मिशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जयशंकर साहब ने कहा है कि दुनिया भर में जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स डिप्लॉयड, इनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, इनको हम 2 लाख डोजेस फ्री दे रहे हैं। तो इन 2 लाख डोजेस से डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस को मदद मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस को 2 लाख डोजेस कम खरीदनी पड़ेंगी। इनके जो पीस कीपिंग मिशन दुनिया भर में चलते हैं वहां पे आराम से वैक्सीन एडमिनिस्टर कर पाएंगे। एज ऑफ 31 जनवरी 2021 यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपर्स हैं 85,782 पर्सनल्स 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं दुनिया भर में। यूनाइटेड नेशंस का कौन सा डिपार्टमेंट इस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस को देखता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस देखता है। टोटल 121 नेशंस अपने यूनिफॉर्म्ड पर्सनल्स को ऑफर करते हैं, कहां पे, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में। इंडिया भी बहुत ट्रूप्स भेजता है इस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में। पाकिस्तान सबसे ज्यादा भेजता है, हालांकि रिसेंट डाटा हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग वाला ज्वाइंट एफर्ट है, इसको यूनाइटेड नेशंस के 2 डिपार्टमेंट देखते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, एक है डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। और कोई भी पीस कीपिंग मिशन अगर दुनिया भर में कहीं भी ऑथराइज किया गया तो ऑथराइज करने की ताकत है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास। अब आप बोलोगे कि यूनाइटेड नेशंस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से आते हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यूनाइटेड नेशंस को जिम्मेदारी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट्स की। तो यूएन में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपना अपना हिस्सा यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग में काम करने के लिए ऑब्वियसली बात है कंट्रीब्यूट करेंगे। कंपोजिशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपर्स हैं, जो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, इनको ब्लू बैरेट्स कहा जाता है, ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। क्यों? चूंकि ये ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट पहनते हैं, ये सोल्जर्स भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, सिविलियन पर्सनल्स भी हो सकते हैं। तो कल की डेट में आप आर्मी में हो, कल की डेट में आप किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में हो, कल की डेट में आप किसी देश की पुलिस में काम कर रहे हो, तो भी आपको डेपुटेशन पे यूनाइटेड नेशंस में भेजा जा सकता है अगर सरकार, केंद्र सरकार भेजती है। तो कल की डेट में आप आईपीएस हो, झारखंड कैडर में काम कर रहे हो, और अगर केंद्र सरकार आपसे खुश है तो हो सकता है कि आपको किसी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉय कर दिया जाए। फिर सिविलियन स्टाफ को भी पीस ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया जाता है। ये आईएएस के लिए काफी हाई लेवल की पोस्टिंग होती है। अगर आप एक बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, सरकार आपसे खुश है, तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वहां पे आपको एक एज एन इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया डेप्यूटेशन मिल जाए। ये बहुत प्लम पोस्टिंग मानी जाती है आईएएस के बीच में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। अब दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है नॉर्वे में। देखिए, शिप टनल है ये, ना रेल टनल है ना रोड टनल है, मतलब कि पानी के ऊपर से टनल बनाया जा रहा है और जो शिप हैं वो इस टनल का प्रयोग करके बाहर निकलेंगे। नॉर्वे में बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन 2022 में शुरू होगा, 2025-26 तक खत्म होगा। इस फोटो को देखिए, यहाँ पे टनल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर से शिप निकल रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये जो टनल है ये पहाड़ों के नीचे से खोद के बनाया गया, तो पहाड़ों के नीचे से जगह बनाई गई है और ये शिप पहाड़ के उस तरफ से जो रिवर है उसको क्रॉस करते हुए ऐसे आएगा। ऑब्वियसली बात है, इनके नीचे भी कहीं ना कहीं पानी होगा, तभी इस प्रकार के टनल बना पाने पॉसिबल हो रहा है। ये जो टनल बनाया जा रहा है ये नॉर्वे के स्टार्ड हेवेट पेनिनसुला में बनाया जा रहा है। 1700 मीटर लंबा है, 37 मीटर हाई है, 26.5 मीटर इसकी विड्थ है। स्टार्ड विथ सी में बनाया जा रहा है। ये नॉर्वे की लोकेशन देखिए आप, तो ये आपको नॉर्वे की लोकेशन नजर आ रही है। ओस्लो की राजधानी है। किसके किसके साथ बाउंड्री लगा रहा है, तो स्वीडन के साथ, फिनलैंड के साथ, रशिया के साथ, बगल में नॉर्वेजियन सी है। ये आप कह सकते हो
बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ बन रहा है टनल, जहाँ पे ये पीले रंग की पट्टी दिख रही है ना आपको, यहाँ पे टनल बनाया जा रहा है। तो यहाँ के पानी से सीधे इधर के पानी में आप निकलोगे, बेसिकली ये इस टनल का फायदा है। ठीक है, तो मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपको सी के रफ होने का इंतजार, सी के रफ को सबसाइड होने का मतलब शांत होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधे टनल का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे। नॉर्वे की न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्टार्ड हैविट सी की लोकेशन। तो तुरंत गूगल अर्थ खोलिए, आपके एटलस में शायद ना दिखे, और गूगल अर्थ में जाके स्टार्ट हैविट सी की लोकेशन देख लीजिए। इस प्रकार की न्यूज़ में आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस को याद रखिए, और एटलीस्ट इतना तो याद रखना कि स्टार्ट हैविट सी है कहाँ पे, नॉर्वे, और इतना याद रखना कि नॉर्वे की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और नॉर्वे के बगल में समुद्र कौन कौन से। तो नॉर्वे के बगल में नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, ये 2 सी तो आपको नजर आ ही रहे हैं। और अगर नॉर्थ में चले जाइए बिल्कुल नॉर्वे के, तो आपको बैरेंट सी भी यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, ये वाली न्यूज़ जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में काम आएगी। और लास्ट न्यूज़, ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इनकर्जन बाय चाइनीज मिलिट्री एयरफोर्स। अब तो ये मतलब प्रैक्टिस ही बन गई है कि जो ताइवान है, चाइना इसके बगल बीच में से ताइवान स्ट्रेट जाती है एक लाइन, और उस लाइन को क्रॉस करके चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अक्सर कर ताइवान के पास आते रहते हैं। ताइवान ने भी रिपोर्ट किया है कि चाइना के 20 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे, और ये अब तक का सबसे बड़ा इनकर्जन माना गया है। अब देखिए, ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, इनके पास थोड़ी बहुत मिलिट्री कैपेबिलिटी है। चाइना वाले भी मानते हैं कि अगर इनके एयरक्राफ्ट इनकी तरफ आएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। अगर ये रिटेलिएटरी फाइट करते हैं ताइवान वाले, तो कहीं ना कहीं फिर चाइना वाले बहुत गंदा अटैक करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ताइवान की साइड पे लोग क्या करते हैं, तो भाई रेडियो के थ्रू अनाउंस करके बताएंगे इन एयरक्राफ्ट को कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तो बेसिकली एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जो जोन है ताइवान का, उसके अंदर अक्सर कर इन चाइनीज एयरक्राफ्ट्स की इनकर्जन होती ही रहती है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनकर्जन है बाय चाइनीज एयरफोर्स, ऐसा बोला ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ओके, फिर यहाँ पे बाशी चैनल का नाम आ रहा है। यहाँ पे आपको चाइनीज मेनलैंड नजर आ रही है, इधर आपको ताइवान नजर आ रहा है। ताइवान के साउथ में चले जाओगे तो फिलीपींस नजर आएगा। ताइवान और फिलीपींस के बीच में जो वाटर बॉडी है, इसको बासी चैनल बोलते हैं। इस बाशी चैनल में भी अक्सर कर चाइनीज मिलिट्री अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करती रहती है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में अगर यूएस वॉरशिप्स इस इलाके से गुजरते हैं, तो ऐसे केसेस में चाइनीज मिलिट्री तैयार रहेगी कि वो यूएस वॉरशिप्स के खिलाफ कुछ एक्शन ले सके अगर यूएस वॉरशिप्स कुछ गलत कर रहे हैं तो। चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि ताइवान उसकी मिलिट्री मतलब उसकी टेरिटरी है, और चाइना बहुत लंबे समय से मिलिट्री एक्टिविटीज को ताइवान के पास बढ़ा रहा है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश है, और चाइना एक टोटलिटेरियन कंट्री है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको इस न्यूज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।